तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड से पढ़ा था। अभी अगला केस देखेंगे पाई बॉन्ड। So write down the next possible cases. This is pi bond. Write down. Pi bond is formed by the overlapping of the atomic orbitals perpendicular to the internuclear axis. Pi bond is formed by the overlapping of pi bond is formed by the overlapping of atomic orbitals perpendicular to internuclear axis such overlapping is also known as sideways overlapping or lateral overlapping. Such overlapping is known as sideways overlapping or lateral overlapping. ठीक है। अब जो s ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करता, एक पॉइंट। और पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 2 पॉइंट ऐड करके लिख लो नीचे लास्ट में। So write down s orbital cannot form pi bond. S orbital cannot form pi bond. और दूसरे पॉइंट में लिखो pi bond is always formed by overlapping of pure orbitals. Pi bond is always formed by overlapping of pure orbitals. अब सपोज करो हमने एक s ऑर्बिटल को एक p ऑर्बिटल के साथ लैटरली ओवरलैप कराने की कोशिश करी। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो देखने से तो आपको लग रहा होगा कि ओवरलैपिंग एरिया आ रहा है। बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने का है, वो ये है कि जो p सबशेल का या p ऑर्बिटल का जो न्यूक्लियस है वो देखो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ओवरलैप कर चुका है। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन कर लीजिए, इट इज नॉट अ पाई बॉन्ड। इट इज नॉट अ पाई बॉन्ड। क्यों ऐसा? क्योंकि जो p ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है वो s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ओवरलैप कर चुका है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। न्यूक्लियस कभी भी इतना क्लोज पहुंचेगा नहीं कि दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ओवरलैप कर जाए। तो ये बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है। इट इज नॉट अ पाई बॉन्ड, और बेटर टू से इट इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड इवन। इट इज नॉट अ पाई बॉन्ड, या अगर और प्रिसाइसली लिखें, सच बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। सच बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ऑल्दो मैंने आपको क्लियरली बताया कि s ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनता ही नहीं है, तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो पॉसिबल पाई बॉन्ड्स है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, तो उसको हम लोग p पाई टाइप का पाई बॉन्ड बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्ड इज p पाई। यहाँ पे देखो एक p ऑर्बिटल एक d ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, तो p पाई। यहाँ पे एक d ऑर्बिटल है वो दूसरे d ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, तो d पाई। ये सब हमारे टिपिकली पाई बॉन्ड्स हैं जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ये इसके देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है। दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन जहां ओवरलैपिंग हो रही है। दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये देखो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है। तो अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है तो इट इज रिफर्ड एज पाई बॉन्ड। पीपी की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन सकता है, पीडी की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन सकता है, डीडी की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन सकता है। तो दीज आर द पॉसिबल पाई बॉन्ड जो मैंने आपके बनाए। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब अगर हम यहीं पे स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड कंपेयर करें तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड है कितने आइडेंटिकल पी ऑर्बिटल। तो अब देखो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करेंगे तो अगर आइडेंटिकल टाइप के पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो 2p ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, 2p 3p उससे वीक, 2p 4p उससे वीक।
तो जैसे जैसे आइडेंटिकल पाई बॉन्ड्स जैसे जैसे आइडेंटिकल बॉन्ड्स ओवरलैप करेंगे वैसे वैसे पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ वैरी करेगी। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर लो सबसे पहले, तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड इज मोर if identical p orbitals, yeah, strength of pi bond is more if 2p orbital overlaps with identical p orbital या क्लोज टू द साइज होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे तो 2p का जो पाई बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रांग होगा, उसके बाद 2p होगा, उसके बाद 2p होगा, और जैसे जैसे हम डिस्टेंट होते चले जाएंगे बॉन्ड वीक होता जाएगा, बिकॉज 2p ऑर्बिटल की लेंथ सबसे कम होती है, 3p ऑर्बिटल की लेंथ उससे ज़्यादा है, तो ओवरलैपिंग अपने आप एक्सटेंड वीक हो जाएगी। 4p की लेंथ और ज़्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और कम होता जाएगा। ठीक है, ये आपको पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ आइडिया होना चाहिए कि पाई बॉन्ड कैसे कंपेयर करते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की है, वो ये है कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम एक 2p ऑर्बिटल जरूर रिक्वायर्ड होता है। अगर प्रैक्टिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे तो इन केस ऑफ प्रैक्टिकल मॉलिक्यूल्स अगर हमें एक पाई बॉन्ड जनरेट करना है जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता हो, तो उस केस में मेजॉरिटी ऑफ द पाई बॉन्ड विल बी ऑप्टेड जहाँ पे कम से कम एक 2p ऑर्बिटल जरूर इन्वॉल्व होगा। अगर 2p इन्वॉल्व नहीं हुआ, 3p केवल इन्वॉल्व हो रहा है, तो पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है। तो यहाँ पे चीज अलग से बना के नोट बना के लिख लो, नोट में लिखो तो नोट में लिखो फॉर पाई बॉन्ड at least one 2p orbital is needed। ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। फॉर पाई बॉन्ड at least one 2p orbital is needed, 3p overlapping या 3p lateral overlapping will not lead to formation of effective pi bond। तो ऑब्वियसली 4p के लिए भी सेम रूल अप्लाई हो जाएगा। तो 3p की लेटरल ओवरलैपिंग से इफेक्टिवली पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म होता। पाई बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम एक 2p ऑर्बिटल रिक्वायर्ड ही होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास कभी भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड चेक करेंगे तो ध्यान रखना है कि जो पहला बॉन्ड फॉर्म होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, और उसके बाद सेकंड एंड ऑनवर्ड जितने बॉन्ड फॉर्म होंगे वो पाई बॉन्ड कैटेगरी होगी। अगले पार्ट में लिख लीजिए, इन बिटवीन टू एटम्स फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म in between two atoms first bond formed is sigma bond, while second and onwards bond formed are pi bonds एंड नेचुरली सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से ज्यादा होगी। ये तीसरा स्टेप लिख लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड is more than that of pi bond। ठीक है, पाई बॉन्ड के केस में मैंने आपको सबसे पहले ये चीज हाईलाइट कराई बात कि पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्योर ऑर्बिटल से भी बन सकते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी बन सकते हैं। अपने बॉन्ड में लिख लीजिए, सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय overlapping of sigma bond can be formed by overlapping of
either pure orbitals or hybrid orbitals, either pure orbitals or hybrid orbitals. कि 5 बॉन्ड के केस में एकदम स्पेसिफिकली बताया आपको, दैट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आप देखो इस बात को हम समझना स्टार्ट करें तो सबसे पहले देखो हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिया, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, तो उसका मतलब इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। ये बात समझ गया पहले, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बीच में तीन बॉन्ड है, मैंने बोला फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद वाले सारे बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन की ओवरलैपिंग में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। इतनी बात समझ गया पहले। अब अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p 3। यहाँ पे 2p ऑर्बिटल अवेलेबल है, इसलिए पाई बॉन्ड जो होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय 2p ओवरलैपिंग, मतलब यहाँ 2p ऑर्बिटल है इसलिए पाई बॉन्ड फॉर्म हो जा रहा है। बट अगर यही स्ट्रक्चर हम लोग p4 के लिए चेक करें, बट इन p4 नो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम p का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। और अभी मैंने आपको समझाया कि 3p3p ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता, इसलिए p4 के अंदर सारे बॉन्ड जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, सो इन p4 नो पाई बॉन्ड इज फॉर्म, क्योंकि मैंने p का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, और ऐसा क्यों हुआ वो भी आप समझ गए, एज 3p ओवरलैपिंग don't lead to 3p overlapping do not lead to formation of pi bond। अगर आप p4 का स्ट्रक्चर कभी भी नोटिस करेंगे, that p4 structure is having all sigma bonds। तो p4 के अंदर देखो आप सारे के सारे बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता। अब ये चीज अगर आप दूसरे एग्जांपल से समझो, लेट अस से ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लें हम लोग, तो O डबल बॉन्ड O बनाएंगे O2, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है। लॉजिक, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p4 आएगा, तो 2p ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन जाएगा। पाई बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल। लेकिन आप यही चीज अगर सल्फर के केस में चेक करोगे, तो सल्फर का चाहे हम S6 मॉलिक्यूल लें चाहे S8 मॉलिक्यूल लें, दोनों में पाई बॉन्ड नहीं बनता। बट इन सल्फर S6 और S8 नो पाई बॉन्ड फॉर्म। बट इन सल्फर S8 और S6 नो पाई बॉन्ड फॉर्म। लॉजिक फिर सेम वही, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, और फिर वही 3p ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, तो उसके दोनों कॉन्फ़िगरेशन बना लो आप। अगर हम S6 बनाएंगे तो चेयर कॉन्फर्मर बनेगा, ये आपका S6 हो गया चेयर कॉन्फर्मर। और सिमिलरली क्राउन स्ट्रक्चर बनाएंगे आप S8 के लिए, बकल्ड क्राउन रिंग, तो उस केस में भी देखिए कोई भी पाइप बॉन्ड नहीं बनता है, इसमें सब सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं। दिस इज S8। So in this structure also no pi bond is formed, same logic, 3p ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो आप देखो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है कि एक 2p ऑर्बिटल मिल जाए तो इफेक्टिव पाई बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। अभी देखो मैंने सल्फर और फास्फोरस के केस दिखाए, आपको लग रहा है यहाँ पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है, बट अगर आपको सल्फर या फास्फोरस के साथ पाई बॉन्ड क्रिएट कराना है
तो आप क्या करो, सराउंडिंग में एक 2p ऑर्बिटल अरेंज कर लो तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। जैसे सपोज करो हम एग्जांपल लें SO3। अब आप SO3 ड्रॉ करोगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसमें देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये पाई और ये सिग्मा, ये पाई। तो उसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। दिस कंटेन्स 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। अब यहाँ पाई बॉन्ड क्यों बन पा रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2p ऑर्बिटल है। सो हियर पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। अगर 2p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास आ गया तो पाई बॉन्ड फॉर्म हो जा रहा है। अब यही चीज देखो फॉस्फोरस के केस में चेक करेंगे तो आप फॉस्फेटाइन ले लो। फॉस्फेटाइन में देखो फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बन जा रहा है। फॉस्फोरस ऑक्सीजन पाई बॉन्ड इज पॉसिबल। ये देखो सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये तीनों सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे भी सेम लॉजिक, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। और पाई बॉन्ड बनने के पीछे लॉजिक फिर से वही है, ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल। इस मॉलिक्यूल में देखो 4 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बन रहा है और पाई बॉन्ड यहाँ पे भी 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बन जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन अ क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग: बेंजीन, नाफ्थलीन, एंथ्रासीन, टेट्रासाइनोइथीन एंड सैलिसिलिक एसिड। तो आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल अगर हम ड्रॉ करते हैं, लेट्स से बेंजीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। लाइन स्ट्रक्चर तो समझते हो ना? जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, जंक्शंस होते हैं, एजेस होती है, वो सब कार्बन काउंट किए जाते हैं। बाकी पोजीशंस पे वैलेंसी पूरा करने के हाइड्रोजन लगा देते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, उसमें आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड लिखना है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर, इसमें 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं और 12 सिग्मा बॉन्ड आएगा। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सेकंड बॉन्ड एंड ऑनवर्ड्स पाई बॉन्ड होता है। काउंटिंग करिए फटाफट। तो बेंजीन में आपके 12 सिग्मा 3 पाई आ गया। अब यही चीज नेफ्थलीन में चेक करेंगे तो नेफ्थलीन में देखो 19 सिग्मा बॉन्ड और 5 पाई बॉन्ड आएंगे। इसमें देखो सबसे कॉमन फॉल्ट क्या है कि जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो मोस्टली मिस हो जाता है। क्योंकि जब लाइन स्ट्रक्चर आता है तो उसमें हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो गिनना भूल जाते हैं। तो बस वो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ड्रॉ कर लो, अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड। तो अपने आप इंक्लूड कर लेना होता है। तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 19 आ रहा होगा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपके टोटल 5 आ रहे हैं। पाई बॉन्ड तो देख पा रहे हो ना, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, वो सब पाई बॉन्ड है आपके लिए। ये टोटल देखिए 5 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड काउंट करना सबसे आसान होता है। जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड देखेगा पाई बॉन्ड गिन लीजिए। फर्स्ट बॉन्ड छोड़ देना है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी सब पाई बॉन्ड होता है। तो कंटेन्स 19 सिग्मा 5 पाई। इसका अगला मॉलिक्यूल मैंने लिखा है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर को भी सिमिलरली ड्रॉ कर लो, बस एच काउंट करना नहीं छोड़ना है। तो उसमें टोटल 26 सिग्मा बॉन्ड आएंगे और 7 पाई बॉन्ड आएंगे। ठीक है। देन कम्स टेट्रासाइनोएथीन। तो टेट्रासाइनोएथीन में देखो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। ये चीज पहचान पा रहे हो ना? इस जगह पे आपका अगर बॉन्ड देखोगे तो हियर इट इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड इन ईच केस। तो अगर पाई बॉन्ड गिनोगे टोटल तो 9 पाई बॉन्ड और 9 सिग्मा बॉन्ड आएंगे इसमें। हर जगह ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर 9, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर आल्सो 9 हियर। एंड देन इट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में फिनॉल वाली रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप होता है। ये सैलिसिलिक एसिड। तो उसमें आप पाई बॉन्ड करोगे तो देखो 3 पाई बॉन्ड तो बेंजीन रिंग के अंदर है और 1 पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड वाला है। तो टोटल 4 पाई बॉन्ड हो गए। और सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो वो भी आपको काउंटिंग में समझ में आ रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 16 हियर। तो आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सेस के साथ ऑर्बिटल्स ओवरलैप गिवन है। आपको टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेडिक्ट करना है। तो देखो सबसे पहले s ऑर्बिटल अगर px ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है तो ध्यान से देखो s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होगा।
और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पी एक्स एक्सिस है और उस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही पी एक्स ऑर्बिटल होगा, तो अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होगी, इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली अगर हमारे पास एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कर लेंगे तो पी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, तो इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर यही ओवरलैपिंग पी जेड के अलॉन्ग होगी तो भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, बिकॉज ओवरलैपिंग विल बी ऑफ सेम टाइप। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का, पी ऑर्बिटल पी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, पी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है और पी जेड अलॉन्ग जेड एक्सिस होता है। तो इसका मतलब ओवरलैपिंग सब पहले वाले तीन तरह के सेम हो गए, तो इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है और पी एक्स ओवरलैप कर रहा है, उसको भी जरा ध्यान से देखो। तो अगर हमारा पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है और दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारे लिए एक्स एक्सिस ही है अभी भी, तो इसका मतलब यहाँ ओवरलैपिंग हो पाएगी और अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो उसको हम लोग हेड ऑन ओवरलैपिंग की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये भी एक सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। तो दिस केस ऑल्सो विल गेट सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है और इसको हम पी एक्स और पी वाई ओवरलैप कर रहे हैं, अब आप यहाँ देख सकते हो कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ये आपका एक्स एक्सिस है पी एक्स और ये आपका पी वाई है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को आपको एक्स एक्सिस दे रखी है, तो उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। पी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पी वाई परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक ऑर्बिटल अलॉन्ग द एक्सिस और एक परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, तो इस केस में कोई ओवरलैपिंग होगी ही नहीं, मतलब कोई बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा, नो बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से देखो, इस केस में कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा क्योंकि कोई ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, तो इसको ना तो सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे ना पाई बॉन्ड बोलेंगे, इट इज नॉट अ बॉन्ड फॉर्म, इसका ओवरलैपिंग आएगी ही नहीं, नो ओवरलैपिंग एट ऑल, तो नो बॉन्ड फॉर्म। अब सिमिलरली देखो y की जगह अगर z भी ले लेंगे तो भी सेम सिचुएशन रहने वाली है, इस केस में भी कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन है, px और pz एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, उसका अगला केस देखो, जहाँ पे y एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और px के दो ऑर्बिटल दे रखे हैं आपको। तो आप देखो अगर दो px ऑर्बिटल है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस है, तो px ऑर्बिटल ऐसे हो गए दोनों अलग एक्स एक्सिस, और y एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, तो ये y एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हो गई, यहाँ से देखिएगा ये y एक्सिस हो गई आपकी और ये इसकी x एक्सिस हो गई। ये चीज समझ आ पा रही है आपको मैंने? तो अब अगर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस हो गए, तो यहाँ पे देखो लेटरल ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये आपकी x एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो दो px ऑर्बिटल अलॉन्ग y एक्सिस ओवरलैपिंग करा रहे हैं, तो लेटरल ओवरलैपिंग हो गई, तो इस केस में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर दो पी वाई ऑर्बिटल हमने ओवरलैप कराए हैं और जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पी वाई ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस होगा और दोनों पी वाई ऑर्बिटल है, तो उससे भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड, लैटरल ओवरलैपिंग। ठीक है। और लास्ट केस में देखो, अगर हमने दो पी वाई ऑर्बिटल को अलॉन्ग वाई एक्सिस ओवरलैप करा दिया, तो फिर से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड, जैसे दो पी एक्स ओवरलैप हुए थे, ये वाला केस बन जाएगा। जैसा वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? ये वाई एक्सिस हो गई है, यहाँ एक्स एक्सिस थी, यहाँ एक्स एक्सिस है, समझ आ पा रही बात नहीं? तो हमारी अगर एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और वाई एक्सिस के वाई एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और दो पी वाई ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो आप देखो, अगर आप इसको थोड़ा ट्रिक की तरह दिमाग में सेट करो, तो देखो एस ऑर्बिटल जब भी इन्वॉल्व होगा और ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उसमें पाई बॉन्ड बनता ही नहीं है, तो एस ऑर्बिटल तो चेक ही नहीं करना होता है। पी ऑर्बिटल के केस में देखो, जो दोनों पी और अगर सेम पी ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, क्योंकि पी ऑर्बिटल में पी एक्स पी वाई पी जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो कभी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे ही नहीं, तो अगर डिफरेंट पी ऑर्बिटल आपने ले लिए तो कभी भी कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ ध्यान से देखो, ये पी एक्स है पी वाई है, कोई बॉन्ड नहीं बना, ये पी एक्स है पी जेड है, कोई बॉन्ड नहीं बना, तो पी ऑर्बिटल किसी भी एक्सेस के लॉन्ग, अगर डिफरेंट पी ऑर्बिटल किसी भी एक्सेस के लॉन्ग ओवरलैप करा रहे हैं आप, तो उसमें कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है। ये तो डायरेक्ट केस हो गया, यानी कि पी के केस में बॉन्ड तभी बनेगा जब दोनों पी सेम लिए जाए। देखो यहाँ दोनों पी एक्स है, यहाँ दोनों पी एक्स है, यहाँ दोनों पी वाई है, यहाँ दोनों पी वाई है, तो यहाँ मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा। अब लॉजिक ये है कि दोनों पी जो आपने लिए हैं अगर उसी की एक्सेस ली हुई है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और परपेंडिकुलर एक्सेस दे रखी है तो पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ देखो दोनों पी एक्स ऑर्बिटल और एक्स एक्सेस है तो सिग्मा बॉन्ड,
यहाँ दोनों पी एक्स ऑर्बिटल है और वाई एक्सिस है परपेंडिकुलर, पाई बॉन्ड। यहाँ दोनों पी वाई है, जेड एक्सिस है परपेंडिकुलर, पाई बॉन्ड। यहाँ दोनों पी वाई है और वाई एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड। मतलब पी के जब तक दोनों ऑर्बिटल सेम नहीं होंगे तब तक तो बॉन्ड ही नहीं बनता। दोनों ऑर्बिटल सेम है और वही एक्सिस दी गई है जो पी की एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड, और परपेंडिकुलर एक्सिस दी गई है तो पाई बॉन्ड। अब आप देखो यहाँ से आसानी से समझ सकते हो ये पाई बॉन्ड के लिए मैंने क्यों डायरेक्शनल कैरेक्टर बोला था। अगर डायरेक्शन सही नहीं रखी जाएंगी तो कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग एंड you have to check it for CO2, SO3, PO43 minus, XiO3 and SO2। तो देखो पहले क्वेश्चन को डील करने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि जो पाई बॉन्ड है वो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बन रहा है। और एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं और इक्वल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये लिख लेना है। तो राइट डाउन कोवेलेंट बॉन्ड is formed by overlapping of atomic orbitals covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbitals having unpaired electrons। तो जितने बॉन्ड आपको क्रिएट करने हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे तब बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा। ये बेस कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल से लेट से हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखो सेंट्रल आइटम जो है वो कार्बन है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट इज 1s2 2s2 2p2। ठीक है। वैलेंस शेल के लिए अगर बॉक्स डायग्राम क्रिएट करें तो ये s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये p के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इट इज 1s2 2s2 2p4। ये ऑक्सीजन का देखिए इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अब अगर हम CO2 का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लें तो कार्बन सेंट्रल एटम होगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा। तो उसमें बेसिकली 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, उसको टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं तो कम से कम 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे कार्बन के लिए। कार्बन इज द सेंट्रल एटम जिसके पास 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 सिग्मा 2 पाई, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब देखो अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड कराएंगे तो कार्बन के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे और उसको पी सबशेल में शिफ्ट करा देंगे। तो अगर एक्स सबशेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के पी में ले जाएंगे तो ये आपका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है। अब अगर हम बॉन्ड बनाना शुरू करें तो पहले मैंने आपको बोला कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इसका मतलब पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इसके बाद के जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो कार्बन का 2p और ऑक्सीजन का 2p ओवरलैप कर रहा है तो 2p 2p ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन रहा है। दूसरे वाले केस में भी 2p 2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ नंबर ऑफ 2p बॉन्ड कितने हो गए? 0। 2p 2p बॉन्ड कितने हो गए? 2। और डी पाई बी पाई कितने हो गए? 0। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स, ये वैल्यू आ जाएगी 2 एंड नंबर ऑफ डी पाई बॉन्ड लिखेंगे ये आ जाएगा 0। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में गए, इसके बाद वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड बनाने में यूज होगा। तो कार्बन का 2p यूज कर रहे हैं और यहाँ पे जरा ऑक्सीजन का सिस्टम देख लो तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड बनाने में जाएगा। ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने में जा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने में जा रहा है। तो जो टाइप ऑफ बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है? कार्बन का 2p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अभी हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केवल पाई बॉन्ड का ही केस है जो प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड के केस में प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग भी इन्वॉल्व होती है और कभी कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग भी इन्वॉल्व होती है।
तो अभी हम सिग्मा बॉन्ड की बात थोड़ी देर बात करेंगे जब हम थोड़ा हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे। बट पाई बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से ही बनती है। तो जैसे जैसे हम लोग ऑर्बिटल देख रहे हैं, प्योर ऑर्बिटल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड उसी तरीके से फॉर्म होगा। समझ गए सर लोग? चलो इसके बाद देखो, अब ये अगला मॉलिक्यूल ट्राई करना है आपको, SO3। सिमिलरली आप SO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। SO3 के अंदर यू विल फाइंड आउट 3 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड। सर अब देखो SO3 में सल्फर कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, फिर से दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। SO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 3 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड, मतलब टोटल 6 बॉन्ड बनाने। तो हमें सल्फर का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा जिसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए। तो इसका मतलब इसके S और P दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के D में ले जाएंगे। मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। तो जब तक डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में बॉन्ड नहीं करेंगे तब तक चेन पे इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकते। तो यहाँ मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहा जाएगा डी सेक्शन में। तो ये देखो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया आपके। आप मैंने आपको बताया कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन अलग कर दिए जाते हैं। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बनाना है, इसलिए पहले 3 इलेक्ट्रॉन अलग करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अगर ढंग से समझते चलोगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी यहीं सीख जाओगे। अभी देखो एक S2P इन्वॉल्व करके सिग्मा बॉन्ड बनाया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और तो भी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट अगले स्टेप पे सीखेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी ज्यादातर यहीं सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला केस चेक करो सल्फर वाले केस में। तो देखो अब जो अगला बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो इससे देखो पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका पी और ऑक्सीजन का पी, पी पाई पी पाई। ये देखो डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ से पी पाई क्रिएट होगा, यहाँ से डी पाई क्रिएट होगा, और यहाँ से भी कौन सा क्रिएट होगा, डी पाई। और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं तो ये पी पाई क्रिएट करेगा। तो सल्फर का एक बॉन्ड पी पाई टाइप का है, और बाकी दो बॉन्ड डी पाई टाइप के हैं। सल्फर का एक बॉन्ड पी पाई टाइप का है, और दो बॉन्ड डी पाई टाइप के। समझ में आई बात? यहाँ जो टाइप ऑफ पी बॉन्ड्स हुए वो दो तरीके के हुए। पी पाई बॉन्ड हुआ एक, और डी पाई बी पाई बॉन्ड हुए दो। आ गया समझ? यस सर। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड लिखेंगे तो एक हो जाएगा, और डी पाई बी पाई बॉन्ड लिखेंगे तो दो हो जाएंगे। क्योंकि सल्फर का एक पी ऑक्सीजन के एक पी से ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड, और फिर सल्फर के दो डी ऑक्सीजन के एक पी से ओवरलैप करके डी पाई बी पाई बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बी पाई टाइप का है, और दो बॉन्ड डी पाई टाइप के। ठीक है। सिमिलर प्रोसीजर से आगे के स्ट्रक्चर चेक करोगे तो फॉस्फेट के अंदर देखो आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड आएगा। यहाँ पी पाई बॉन्ड 0 आएगा, डी पाई बॉन्ड 1 आएगा। XgO3 चेक करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर 3 पाई बॉन्ड, और यहाँ पी पाई बॉन्ड 0 आएगा, डी पाई बॉन्ड 3 आएंगे। इसके बाद SO2 चेक करोगे तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर और 2 पाई बॉन्ड आएगा। यहाँ एक पी पाई बॉन्ड आएगा और एक डी पाई बॉन्ड आएगा। ठीक है। नेक्स्ट केस देखेंगे डेल्टा बॉन्ड। ऑल्दो हमारे कोर्स में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको इसलिए समझ लेना है कि बस आपको ये क्लियर हो जाए कि ये पाई बॉन्ड नहीं है, बस इतना कॉन्सेप्ट समझना है। तो डेल्टा बॉन्ड में लिखो सच बॉन्ड इज फॉर्म बाय द such bond is formed by the sideways overlapping of such bond is formed by the sideways overlapping of four lobes of d orbitals. Four lobes of d orbitals. Such bond is formed by the sideways overlapping of फोर लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। मतलब अगर डी के दो ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग पाई बॉन्ड कैटेगरी में डालते हैं। और अगर चारों लोग ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। तो सच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ फोर लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब इसकी स्ट्रेंथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड से तो वीक होती है, लेकिन ये पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। तो अपने केस में लिख लो सच बॉन्ड इज
stronger than pi bond but weaker than sigma bond. तो बस साइडवेज ओवरलैपिंग से कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग से कंफ्यूज नहीं होना है. अगर चारों लोग एक साथ ओवरलैप कर जाते हैं तो उसको हम लोग डेल्टा बॉन्ड की कैटेगरी में काउंट करते हैं, उसको पाई बॉन्ड नहीं बोलते. तो इस चीज को जरा समझिए. तो डेल्टा बॉन्ड में देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस से चारों लोग ओवरलैप करेंगे. ध्यान से देख लो पहले. ये वाला लोग देखो इससे ओवरलैप किया, ये वाला लोग इससे ओवरलैप किया, ये वाला लोग इससे ओवरलैप करा और ये इससे ओवरलैप करा. वर्टिकल डायरेक्शन से समझना है तो देखो ये वाला लोग इससे ओवरलैप कर रहा है, ये इससे ओवरलैप कर रहा है और नीचे वाले दोनों से ओवरलैप कर रहा है. तो दिस इज डेल्टा बॉन्ड. तो अगर साइडवेज ओवरलैपिंग केवल दो लोग में हो रही होती है तो पाई बॉन्ड, चारों लोग में हो जाती है तो डेल्टा बॉन्ड. तो आपको बस डेल्टा बॉन्ड सिर्फ इसलिए समझना है कि पाई बॉन्ड की कैटेगरी नहीं है, अपने कोर्स में नहीं है डेल्टा बॉन्ड. हम लोग केवल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पढ़ते हैं. बट एक टेक्निकल केस में बस डिफरेंस याद रखना है. तो डेल्टा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड से कैसे डिफरेंट है, बस ये बात आपको समझ आनी चाहिए. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो सर